ओके जी, गुड इवनिंग। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है गुड इवनिंग सर। जी, तो कुछ डाउट है जो पहले कराए उनमें, अगर है तो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। तो तो आज आई थिंक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास रखी गई थी। हालांकि उसमें बहुत सारी थ्योरी थी, लेकिन क्लास उन्होंने एनीवे हमने लास्ट क्लास तक क्या डिस्कस किया था, थोड़ा मैं इससे कंटिन्यू करता हूँ, फिर आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो मेनली है ना इसकी बात कर रहा है, तो पहले हमने इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। लास्ट के एक्चुअली 2 क्लासों में हमने बेसिक यही डिस्कस किया है। बाकी मैं वही है ना, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यू गो थ्रू सम बुक्स एंड देन किताबों में देखोगे आप, तो उसमें आपको बेटर है ना समझ आएगा। और ज़्यादा आपके मतलब उसमें डिटेल में चीज़ें होती हैं, पढ़ो समझो, डाउट हो पूछो। तो आप अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि हमने ये देखा, और डाउट है ना किसी किताब में, चाहे डेफिनेशन हो, थ्योरम हो, एग्जाम्पल हो, है ना, एक्सरसाइज हो, कोई भी जो भी आपको क्लैरिटी नहीं है या है ना कोई दिक्कत हो रहा है, तो यू कैन आस्क। अभी मैं चूंकि इसको पूरा पार्ट कंप्लीट किया नहीं, 2 क्लास रखा गया था कंप्लीट करने का, चूंकि मैं तो टाइम लिया है, तो मैं थोड़ा इस पर भी काम करता हूँ, फिर अगले क्लास में देखेंगे ये, है ना। सो ये तो एक क्लास में ही हो जाएगा, तो एक क्लास अगली क्लास इस पे दूंगा। अभी मैं ये वाला पार्ट आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट के 2 क्लास हम उसी पे है ना ले लिए थे। मतलब ये जो शेड्यूल बना रहे हैं उनके हिसाब से 2 घंटे में ख़त्म करना है ये 2 दिन में, फिर ये 2 दिन इसको देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एनीवे तो आते हैं बेस थ्योरम है ना, इट्स एप्लीकेशन। सो बेस थ्योरम आप लोग जानते होंगे। तो इसके साथ ही टोटल प्रोबेबिलिटी भी आता है, ठीक है ना। सो इसके साथ ही आपका थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी होगा, बेस थ्योरम के साथ ही है। सो इसमें है क्या कि मान लीजिए लेट एस बी अ सैंपल स्पेस, ठीक। एंड मतलब आगे है लेट, आगे फर्दर लेट E1 E2 डॉट 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 En, जहाँ n नेचुरल नंबर है, आर इवेंट्स, ठीक है, सच दैट कि ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज फाई, है ना। सो ई आई और ई जे में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको बोलते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट। सो दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 अप टू इंटरसेक्शन En। अच्छा इंटरसेक्शन तो हो गया, यूनियन। सो इन सब का यूनियन लेंगे आप। सो यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En, ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। देन आपको क्या देखना है, देन फॉर एनी इवेंट एसोसिएटेड विथ एस, एस सैंपल स्पेस है। सो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ए कोई भी एक इवेंट है, इनमें से भी हो सकता है और इनका यूनियन भी हो सकता है, इंटरेस्ट कोई भी। सो ए इज एनी सबसेट मे बी, है ना, अदर देन दीज इवेंट्स। देन मेनली इसमें 2 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसको आप लिख सकते हैं समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए, आई फ्रॉम 1 to n, या इसी में अप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। सो फर्दर इसको आप लिखेंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई फ्रॉम 1 to n। तो ये एक फॉर्मूला हुआ। तो पहला जो है ये है टोटल प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली इसको बोलते हैं। दूसरे में जो पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ई आई गिवन ए, ऐसा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ई आई, आई में भी एनीथिंग, सो ई आई गिवन ए। तो इसका जो अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो क्या कहता है ई गिवन एफ। सो वैसे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब डिनोमिनेटर तो यही वाला पार्ट यूज होगा, तो समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई आई इंटू ए गिवन ई आई, ऐसा हो जाएगा। एंड न्यूमरेटर में इफ़ यू अप्लाई मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसी में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई। अच्छा, यहाँ आई से अगर आपको कन्फ्यूज़न हो सो यू मे टेक सम अदर इंडेक्स। सो मैं अभी के लिए जे कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑफ जे इंटू ए गिवन ई जे। j फ्रॉम 1 टू n। सो दिस इज द बेस थ्योरम। तो ये बेसिकली एक थ्योरम हो गया, मतलब एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको देख लीजिए। सो इसमें अगर कुछ डाउट है तो बताइए। दिस इज फर्स्ट इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड इज बेस थ्योरम। ठीक है, सो जैसे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ इस पे, सो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एक आसान सा क्वेश्चन लिख देता हूँ ऐसे, है ना। सो ये क्वेश्चन है सिंपल, जस्ट समझने के लिए, है ना। तो एक क्वेश्चन जो आपको जस्ट समझ आए ऐसा एक आसान सा लिख देता हूँ। तो ये क्वेश्चन है कि मान लो अ बैग है या अ बॉक्स contains 5 रेड एंड मान लो 6 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉन, इट्स रैंडम। ये बोल रहा है कि सो बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, एक बॉल को ड्रॉ किया एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड, its color is noted and is returned to the urn या टू द बैग, है ना। बॉक्स लिखा ना, टू द बॉक्स। ठीक, सो पूछ रहा है कि मोर ओवर टू एडिशनल बॉल ऑफ सेम कलर ड्रॉन, है ना। जो भी ड्रॉ हुआ था, ड्रॉन आर पुट इनटू द बॉक्स। ठीक, and then a ball is drawn from the box। ठीक है, मतलब पहला ड्रॉ हुआ, उसमें जिस कलर का बॉल आया, टू मोर बॉल सेम कलर का हमने पुट कर दिया, उसको रिटर्न किया, टू और रिटर्न किए। उसके बाद फिर एक बॉल ड्रॉ किया। पूछ ये रहा है कि पहला पार्ट है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, है ना। ठीक, दूसरा है इफ ड्रॉन बॉल was
है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन द एंड, हम ये बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन द एंड, है ना, जो सेकेंड ड्रॉ हुआ था, जो एंड में हमने ड्रॉ किया था उसकी बात कर रहा है ये, कि उसमें इफ द ड्रॉन बॉल इफ मैं ऐसा बोलूं कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल, या मान लो दूसरी बार जो ड्रॉ किया हमने, सेकेंड ड्रॉन का मेरा मतलब है जो सेकेंड टाइम ड्रॉ किया था, है ना, जो सेकेंड टाइम ड्रॉ हुआ, सेकेंड टाइम ड्रॉन बॉल is red, then find the probability that जो फर्स्ट ड्रॉन बॉल was रेड। जैसे ये एक क्वेश्चन लिखा मैंने दो पार्ट में, तो पीछे जो दो फॉर्मूला लिखे हैं उस पे हो जाएं, क्योंकि इससे क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, तो ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये राइटिंग पढ़ लेंगे आप लोग। सो इसमें आपको ये बोला गया है, मतलब सिंपल है ना, कि जैसे एक बॉक्स है, इसमें 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। अब पहला एक बॉल आप ड्रॉ करेंगे, जिस कलर का भी आएगा, मान लो जिस कलर का भी आएगा, 2 एडिशनल बॉल, जैसे 5 रेड और 6 ब्लैक है, इसमें आपको क्या करना है, 2 और ऐड करने हैं इस कलर के, जिस कलर का बॉल आया होगा वो ऐड किया, फिर सेकंड टाइम एक बॉल और ड्रॉ किया हमने। ये मतलब है, प्रोसेस समझ आ रहा है। तो इस तरह से है कि एक बॉल ड्रॉ किया, जिस कलर का आया, 2 और उसी कलर के हमने ऐड किए। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 2 और व्हाट का साइन है ये। सो जिस कलर का बॉल आएगा उसी कलर के 2 मोर बॉल यू विल ऐड, एंड देन यू विल ड्रॉ अ बॉल। अब बोल रहा है कि पहला क्या प्रोबेबिलिटी है, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग रेड बॉल इन द एंड या इन सेकेंड ड्रॉ। आप ये लिख सकते हैं कि दूसरी बार जो ड्रॉ किए थे उसमें से, है ना, यहाँ कहने का मतलब है ना, ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स के बारे में बात करें, इन द एंड, एंड में जो ड्रॉ किया था ना, तो उसमें ये इन सेकेंड ड्रॉ, तो क्या होगा, पहले ड्रॉ हुआ था उसको वापस रखा, ठीक है, वापस रख दिया, फिर एक ड्रॉ किया, तो मैं सेकेंड टाइम जो ड्रॉ किया उसमें बात कर रहे हैं ना। कर पाएंगे? तो इसको ट्राई करके देखिए, अगर नहीं होता है फिर मैं कराता हूँ, उसके लिए आपको डाउट पूछना पड़ेगा। यू ट्राई इट, अगर नहीं होता है देन यू आस्क, तो मैं सॉल्व कर दूंगा। तो ये जस्ट पहला पार्ट पहले फॉर्मूला से होगा, दूसरा पार्ट दूसरे फॉर्मूला से। और यहाँ जो मैं स्टोरी बता रहा था कि जैसे ये सैम्पल स्पेस है लेट से, तो ये E1 है, E2 है, E3 है, मान लो En है, इस काइंड ऑफ, सो दे आर इवेंट्स, है ना। एक कोई इवेंट है, जैसे अगर मैं लिखूं कि सपोज A इज सम इवेंट, तो ये है ना, ये जो मैं अभी सेट कर रहा हूँ ये A इवेंट है आपका, दिस इज इवेंट A जो मैं यहाँ लिख रहा था। सो अकॉर्डिंगली ये A गिवन E1 है, ये A गिवन E2 है, ये A गिवन E3 है, A गिवन En है। सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे इंडिविजुअली तो यही आएगा, ठीक है। डन जी, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मूला बेसिक, एंड एक क्वेश्चन इस पे लिखा है, यू ट्राई इट, अगर नहीं होता है यू कैन आस्क, अभी पूछ सकते हो, या कल भी क्लास, जब भी क्लास नेक्स्ट होगी सो कल भी पूछ सकते हो। अभी मैं आगे थ्योरी करा देता हूँ। सो बेसिकली मैंने आपको बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी बताएं, उसमें एक क्वेश्चन लिखा है, यू ट्राई दिस। अभी थोड़ा इस पे आते हैं, क्योंकि सिलेबस बड़ा इन्होंने ऐसा लिखा है कि कंटिन्यूएशन में नहीं है ना, सिलेबस जो है कंटिन्यूएशन में नहीं है, बेसिक प्रोबेबिलिटी है, फिर ये आ गया ठीक है प्रोबेबिलिटी, अब सीधा ये पहुंच गया लिमिट थ्योरम पे, है ना, कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, उस पर पहुंच गया। तो मैं इसको बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एंड वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, फिर वापस आ गया रैंडम वेरिएबल पे, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पे, फिर सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे, प्रोबेबिलिटी इनइक्वालिटी पे। तो मैं चूंकि है ना इसको मैं एक बार मुझे डिस्कस करना है, सो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो मेनली जो लिमिट थ्योरम्स हैं, मेनली इसमें 3 पार्ट डिस्कस करेंगे। तो जो लिमिट थ्योरम वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे हमें पहले डिस्कस करना होगा कन्वर्जेंस, है ना। तो यहाँ पे इस 3 को डिस्कस करने के लिए मेनली है ना सेंट्रल लिमिट थ्योरम, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इन तीनों को डिस्कस करने के लिए मुझे 3 पहले डेफिनेशन समझना होगा कन्वर्जेंस का। तो मेनली इसमें मैं बात कर रहा हूँ, तो जो मेनली जो मैं पहला डिस्कस करना है कि डेफिनेशन ऑफ
मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। अब लॉजिकली होना क्या चाहिए था इसमें, पहले रैंडम वेरिएबल इंट्रोड्यूस होना चाहिए था, फिर चीज़ें आती, लेकिन इन्होंने सीधा सीधा वीक और स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर पे चले गए। तो जैसा है मैं वैसे ही करा देता हूँ, जो सिलेबस में लिखा उसके अकॉर्डिंग। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है ना। तो पहले हम इसमें क्या क्या देखना पड़ेगा हमें, जो समझना है, तो कन्वर्जेंस ऑफ, अ डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, पहले तो ये समझना है, ठीक है। दूसरा होगा हमें ये समझना है डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। तो आई थिंक एक प्रॉब्लम क्लास रखेंगे, उसमें प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। मैं बेसिकली थ्योरी बता देता हूँ, आप प्रॉब्लम ट्राई करके आओ, देन यू कैन आस्क। उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बताया कुछ क्वेश्चन ना मिले तो यू जस्ट सॉल्व जैम, गेट, नेट, ISI, ISS, इन एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करो इन टॉपिक्स के। नहीं होता है यू आस्क, ये चीज़ है। सो डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो आता है, जैसे इस पे है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इस पे बेस्ड है आपका कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, एंड नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर। स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है। सो ये आ जाएगा। सो ये पार्ट हमें मेनली आपके सिलेबस का ये पार्ट है, सो इसको हमें समझना है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस हैं, ये 3 थ्योरम्स हैं, है ना। ये एक थ्योरम, ये दीज 3 आर थ्योरम्स बेस्ड ऑन दिस। अब चूंकि इतना टाइम हमारे पास अभी क्लास के लिए नहीं है, जो क्लासेस शेड्यूल दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग कराऊंगा, वरना इसके प्रूफ भी मैं रेकमेंड करूंगा, आपको याद होने चाहिए। मतलब यू शुड नो कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, इसका प्रूफ क्या है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर एक थ्योरम, इसका प्रूफ क्या है, ये स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर एक थ्योरम है, इसका प्रूफ क्या है। सो आप प्रूफ जानेंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे प्रूफ जैसे, या डायरेक्ट प्रूफ भी आते हैं। सो यू शुड नो हाउ टू प्रूव दिस थ्योरम्स, है ना। अदरवाइज क्लासेस का थोड़ा आपको है ना लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज ये दे एक्सपेक्टिंग अस टू कंप्लीट इन 2 क्लासेस, सो पॉसिबल नहीं है ना इतना कम टाइम में इतने कवर करना। एनीवे, सो तो इसे स्टार्ट करते हैं कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन से। तो पहला जो हमें डिस्कस करना है, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको डिस्कस करते हैं। तो ये क्या कहता है कि लेट x1 x2 x3 डॉट 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 बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स विथ CDF, मान लो ऐसा है f1 f2 f3 डॉट डॉट डॉट। समझ गए, इसका मतलब ये है दैट इज, इसी को दूसरे वर्ड्स में अगर मैं लिखूं तो ये कुछ ऐसा है। सो दैट इज लेट xn बी अ, है ना, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, या शॉर्ट में लिख दो सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स with corresponding CDF, with corresponding CDF, CDF आप जानते हैं ना, cumulative distribution function। so with CDF, मान लो मैं FN लिख देता हूँ, तो XN का CDF FN है, वही चीज़ वहाँ ऊपर करके लिखा था। अब मान लो ऐसा होगा, let X be another random variable with CDF F, ठीक है। देन xn कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, ये नोटेशन हो गया। मतलब क्या है इसका, मतलब ये कहना चाह रहे हैं दैट इज xn कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x
if and only if limit n tends to infinity fn x is equal to fx, मतलब xn का जो CDF है उसमें हमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दे, लिमिट लगा दे, तो वो x के CDF के इक्वल आ जाए, तो हम ये बोलेंगे कि दे कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, है ना, x किस पे, एटलीस्ट फॉर ऑल पॉइंट वेयर f इज कॉन्टिन्यूअस, उन पॉइंट्स के लिए होना चाहिए कम से कम कि जिन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है f उसके लिए होने चाहिए। तो ये हो गया डेफिनेशन। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कुछ दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो मतलब सिंपल है कि आप CDF की लिमिट निकालो और वो जिस रैंडम वेरिएबल के CDF के इक्वल आएगा वो आपका उस पर कन्वर्ज करेगी, सिंपल। तो ये नोटेशन है एक्स एन कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स। अब इसी पे बेस्ड आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, इस पे बेस्ड सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है? सो अगर मैं आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम लिखा हूँ, जिसको शॉर्ट में आप जानते हैं CLT, यही है। सो अच्छा, इसको थोड़ा और एलेबोरेट करें तो ऐसा होगा कि ये मतलब हो गया दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी xn लेस देन इक्वल टू x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, यही है। सो ये मतलब है, इसका मतलब ये है ना। सो इसको मतलब ये है कि xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल x वेयर f इज कॉन्टिन्यूअस, एटलीस्ट उन पॉइंट पे होना चाहिए जहां ये वाला f, अच्छा f तो लिखा ना, ये f कॉन्टिन्यूअस, ये f जो था ना दिस इज कॉन्टिन्यूअस, तो f का मतलब दिस प्रोबेबिलिटी इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, तो वो f है। ये fx का मतलब यही है ना, ये चीज़ है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम लिखेंगे। सेंट्रल लिमिट थ्योरम इस पे बेस्ड है, ये डेफिनेशन है, इस पे बेस्ड सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। तो क्या कहता है इसमें, ऐसा लिखेंगे लेट x1 x2 x3 डॉट डॉट, है ना। सो ये सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, दिस बी सीक्वेंस ऑफ IID random variable with mean mu and finite variance sigma square and let x bar आप जानते हैं, x bar का मतलब है 1/n summation xi this, then अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x bar निकालेंगे तो म्यू आएगा एंड वेरिएंस ऑफ x bar निकालेंगे तो सिग्मा स्क्वायर बाई n आएगा, ठीक है। फर्दर अगर आप लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन, सो कॉमा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x bar निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन रूट n, SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो आगे फर्दर ये है, देन क्वेश्चन ये कहता है कि x bar माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट n कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1 रैंडम वेरिएबल, या तो ऐसा लिखूं कि कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z वेयर z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, मतलब z का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 1, ठीक है। सो वेयर z हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1, इसको लिखेंगे दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x bar माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट n लेस देन इक्वल टू t इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू t फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सीरीज ऑफ z है, ये हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है इसीलिए। सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है।
इस पे एक क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग आसान सा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 होगा कि लेट x1 x2 xn दे आर IID एक्सपोनेंशियल, है ना, 3, है ना, विथ मीन 1/3। यहाँ कहने का मतलब है कि एक्सपोनेंशियल विथ रेट 3, तो मीन 1/3 होगा, है ना। तो आपको क्या बोला जा रहा था, यहाँ म्यू कितना है 1/3, वेरिएंस कितना होता है एक्सपोनेंशियल में, लैम्डा, है ना, तो 1/λ मीन 1/λ², तो ये आ जाएगा 1/9। देन आपसे पूछता है कि फाइंड, देन आपसे पूछा जाएगा कि then what is the limit n tends to infinity probability 1/n summation e की पावर -3xi i from 1 to n, ठीक है, this is less than equal to 1/2। ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो ओके, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं, जैसे कि लेट x1 x2 xn दिस बी IID बाइनोमियल 10, मान लो 1/2, देन फाइंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी समेसन xi i from 1 to n less than equal to 4n, मान लो इस तरह से है। तो ये क्या होगा, सो लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट। मान लो ये, ठीक है, तो दिस प्रोबेबिलिटीज यू कैन फाइंड, ठीक है। तो ये ट्राई कर सकते हो आप लोग, ट्राई करो, नहीं होगा यू कैन आस्क। अभी भी अगर आपको चाहते हो ट्राई करोगे हो जाएगा, क्योंकि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, सो यू मस्ट बी नोइंग हाउ टू सॉल्व ऑल दिस, है ना। स्टिल अगर नहीं होता है तो आप पूछने के लिए फ्री हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वो ट्राई करके आओ, बेटर रहेगा, यू ट्राई एंड टेल। तो अभी मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, फिर इस डेफिनेशन में बेस्ड एक थ्योरम है ना। तो ये पहले ये डिफाइन किया कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, देन उस पर अब उस पर बेस्ड कुछ थ्योरम क्वेश्चंस लिखे हैं। सो यू ट्राई टू अप्लाई एंड देन यू विल गेट आंसर। अदरवाइज पूछो, अगले क्लास में पूछना, ठीक है। तो 5 हो गया, अगले टाइप पे आता हूँ। सो नेक्स्ट डेफिनेशन होगा कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी,
कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, है ना. सो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी इज क्लोजली रिलेटेड टू है ना कंसिस्टेंट एस्टिमेटर. अब जानते हो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन यहीं से आता है. सो डेफिनेशन लिखेंगे इसका. सी लेट x1 या है ना, मान लो x1 x2 डॉट 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 xn या डॉट, है ना, दे आर, ये दिस बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना, दिस बी अ सीक्वेंस ऑफ random variables and x be any other random variable. ठीक है. then xn converges in probability to x. तो इसको अगर वर्ड में लिखें, so that is xn converges in probability to x if and only if. So xn converges in probability to x if and only if. क्या डेफिनेशन होगा इसका? सो नोटेशन ये है, एक तो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस x मोर देन एप्सिलॉन इज 0 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0. दूसरे तरीके से लिखोगे, सो दैट इज, इसको और लिखोगे, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस x लेस देन एप्सिलॉन इज 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0. ठीक है. तो ये एक डेफिनेशन हो गया कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का. मतलब ये है डेफिनेशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है ये. इस पे बेस्ड एक्चुअली जो होता है वो है आपका वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ना वीक कन्वर्जेंस, इसको वीक कन्वर्जेंस बोलते हैं. तो इस पे बेस्ड जो थ्योरम है वो आपका है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, है ना. शॉर्ट में लिखोगे, सो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर. ठीक है. सो ये क्या कहता है कि लेट x1 x2, है ना, मान लो xn, या आगे लिख सकते हो आप, बी IID सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल. IID है ना, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. IID सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स विथ फाइनाइट मीन म्यू. देन इस थ्योरम का सिंपल कंक्लूजन है जो सैंपल मीन है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में भी आया था. दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू पॉपुलेशन मीन म्यू, है ना. सो मतलब ये हुआ, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड x बार माइनस म्यू मोर देन एप्सिलॉन इज 0 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0. सो ये कहता है कि जो x बार की वैल्यू होगी दैट विल कन्वर्स इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, मतलब वैल्यू for large n it will be converging to actual population mean. So sample mean converges in probability to actual population mean. ये है. So ठीक है जी. So इसका डायरेक्ट करना क्वेश्चन, इसको फर्दर आप एक्सटेंड कर सकते हैं. ऑल्सो यू कैन एक्सटेंड दिस, जैसे 1/n समेसन xi की पावर r, i फ्रॉम 1 to n. तो ये जो हो गया rth सैंपल मोमेंट, इसको बोलते हैं rth sample moment, and this will converge in probability to rth population moment, है ना. ये है. तो ये म्यू जो यहाँ है ये ex है. x क्या है? पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करा, जो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन है. आप क्लोज लिखना चाहो तो यू कैन राइट x1, है ना, x1 की पावर r. तो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन वही होगा जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो यू कैन राइट दिस. सो ये rth सैंपल मोमेंट फॉर ऑल r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो r को 1 रखेंगे तो यही बन जाएगा. सो rth पॉपुलेशन मोमेंट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू rth सैंपल मोमेंट.
मतलब अरेथ सैंपल मोमेंट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू अरेथ पॉपुलेशन मोमेंट, इसको पॉपुलेशन मोमेंट बोलते हैं, इसको सैंपल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो इसमें बहुत सारे ना क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएगा। जैसे मैं आपको सिंपल एक आसान सा क्वेश्चन बताऊं, तो क्या आएगा। एक मिनट में आता हूँ ना, इसको एक बार ट्राई करो, एक मिनट। ओके जी, सो तो ये कन्वेंशन प्रॉपर्टी व्हीकल ऑफ लार्ज नंबर, इस पे अगर इसे बेसिक सा क्वेश्चन लिखूंगा, जैसे मान लीजिए कोई भी, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लीजिए ऐसा है कि लेट दिस बी आईआईडी एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 3 मान लो, है ना। ये मान लो 12,3 है, ऐसा कुछ, कुछ भी कुछ नया ले लो, 12,20। देन आपसे पूछता है एंड 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर I from 1 to n converges in probability to some constant k, then find value of k। मान लो सिंपल इस तरह क्वेश्चन है, या एक्स स्क्वायर की जगह मान लो 1/x हो गया, एक्स आई, लेट्स से सिंपल है। तो आपसे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि k की वैल्यू क्या होगी। इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन जानते होंगे, तो इसका अगर सॉल्यूशन लिखेंगे तो लेट्स से वी कंसीडर वाई आई विच इज़ 1/xi। सो एक्स आई है एफ 12,20। तो आप थ्योरम जानते होंगे, अगर रैंडम वेरिएबल मान लो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एम एन, सो 1/x का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, पैरामीटर चेंज हो जाएगी, सो एफ एन एम, है ना। तो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन एफ 20,12, ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया, तो ये थ्योरम है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई, यही म्यू है एक्चुअली वो देखोगे तो, सो ये कितना होता है, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, पता आपको मीन कितना है। सो एफ एम एन में मीन होता है n/n-2, तो आ जाएगा ये 12/10, ऐसा कुछ, सो 1.2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक पर चेक कर लीजिए। सो
ठीक है, तो सिंपल है ना यहाँ से अब। तो ये जो 1/n समेसन 1/xi था, दिस कैन बी रिटन एज 1/n summation yi, I from 1 to n, and that will converges in probability to e of y या y1, जो कि म्यू है, जो हमने निकाला है 1.2, सिंपल। तो ये बाय वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर दिस हैपेंस, ठीक है। सो देयरफॉर आंसर इज, सो देयरफॉर जो k मुझे चाहिए था वो 1.2 होगा, देख लीजिए। सो दिस इज आंसर। सो सिंपल, मतलब जस्ट आपको एक आसान सा क्वेश्चन बता रहा हूँ टू अप्लाई कि थ्योरम कैसे अप्लाई होगा। ऐसे ही है नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस। तो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है ना ऑफ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो क्या डेफिनेशन है कि लेट x1 x2 डॉट डॉट डॉट, ये है ना, या तो वैसा लिख दूं मैं सीधा सीधा कि सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स xn converges, a sequence of random variables xn converges, a sequence of random variables xn converges almost surely to a random variable, a sequence of random variables xn converges almost surely to a random variable x if and only if, है ना। तो इसको शॉर्ट में आप लिखोगे, so that is xn converges almost surely to x, है ना, if and only if। जो डेफिनेशन है इसका, दिस सेज प्रोबेबिलिटी बाहर है, लिमिट इनसाइड है, xn इज इक्वल टू x विथ प्रोबेबिलिटी 1। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी लिमिट x एंड दिस x। इसका मतलब ये भी है, आप समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ओमेगा बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस such that limit n tends to infinity xn omega is x omega with probability 1, ठीक है, with probability 1। so limit of xn will be x, so those outcomes of sample space है ना at which these are equal, this should be 1। तो ये ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का डेफिनेशन है। और इसी में अगर आप वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम लिखेंगे, सो थ्योरम है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, अब है ना, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, बिकॉज दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस, और जो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी है दैट इज कॉल्ड वीक कन्वर्जेंस। सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, और इसका भी सिमिलर स्टेटमेंट है जो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का है, जस्ट ये स्ट्रॉन्गर कंडीशन है इसलिए इसका नाम स्ट्रॉन्ग है, बाकी कंडीशन सेम रहेगी। सो मान लो ऐसा है, लेट x1 x2 डॉट 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 बी IID सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल विथ मीन, विथ फाइनाइट मीन म्यू, ओके, एंड ये जस्ट छोड़ो, है ना, देन दिस थ्योरम सेज x बार कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू म्यू, है ना, मोर ओवर, वैसे ही 1/n समेसन xi की पावर r I फ्रॉम 1 to n कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू e ऑफ x1 की पावर r या ex की पावर r। सो सिमिलर ही है, जैसे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का थ्योरम है वैसे ही है, बस यहाँ ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस हो गया फॉर ऑल r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस एंड स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है जी,
इसमें यही सेम आपका काम कर दिया, यहाँ बस ऑलमोस्ट श्योर लगा दूँ तो सेम आंसर हो जाएगा। बट ऐसा क्या है, रिलेशन क्या है इन सब में? तो सिंपल एक थ्योरम है कि इफ एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स, देन xn will converge in probability to x, and then xn will converge in distribution to x. So if sequence of random variable xn converges almost surely, तो ये strong condition है, ये इसको imply कर रहा है, तो इसके comparison ये weaker condition है comparison to this, and then इससे weak ये convert, तो this is a relation. So if this happens, this will surely happen and this will surely happen. तो ये इनका relation है। फिर again मैं कहूँगा आप थोड़ा किताब से देखिए इसका proof क्या है। So should know proof, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी, नहीं होता है तो you can tell me कि आप करा दो, मैं किसी बुक से आपको proof करवा दूंगा, या कोई बुक से जिससे आप कर रहे हो। अगर आप नहीं समझ आ रहा देन हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैंने डिमांड पे है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि पढ़ाने की इतनी सारी चीज़ें हैं कि एक साल तक डेली पढ़ाएंगे तब जाकर सिलेबस कंप्लीट होगा, इतनी सारी चीज़ें हैं। बट हम बस आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। यू गो थ्रू इन किताब, जो भी किताबें हैं उससे जाओ, पढ़ो, नहीं हो रहा है आप डिस्कस करो, जो भी हेल्प चाहिए आप पूछो, तो उससे बेटर आपको पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। अदरवाइज ना जितना है आई थिंक बस मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ टॉपिक, इतना टाइम नहीं है अभी, तो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। सो ये वाला पार्ट है मेनली। इसमें और क्या रह गया, जैसे ये पूछे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या है। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। जैसे आपको पूछा जाए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मेनली ये रैंडम वेरिएबल का है ना, ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। सो सिंपल है, लेट x be a random variable, then characteristic function of x is defined as, ठीक है। so ये defined होगा, मान लो c से डिनोट कर देता हूँ, सी एक्स इज एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर आयोटा टी एक्स। फर्दर आप लिखोगे तो यू कैन ऑल्सो राइट cos टी एक्स प्लस आयोटा साइन टी एक्स, है ना। एंड दिस ऑलवेज एग्जिस्ट, एक्स कोई भी रैंडम वेरिएबल है, एम जी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन विल एग्जिस्ट। मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन आप जानते होंगे, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स। सो यहाँ पे बस आयोटा टी एक्स आ गया है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, और इसका बहुत यूज़ है ना। आगे आप देखेंगे, मतलब इससे डिफ्रेंशिएट करके हम एम जी एफ भी निकाल सकते हैं, और भी सॉरी मोमेंट्स निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशन में कराऊंगे, कंटेंट चूँकि टाइम कम है, अदरवाइज ज़्यादा टाइम होता तो बहुत डिटेल में डिस्कशन हो सकता है। लिमिट थ्योरम आराम से एक सप्ताह चलता है ना, बट हम एक दिन में डिस्कस करना है। सो ये बेसिक मैं बता रहा हूँ, जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। यू गो थ्रू इट फ्रॉम बुक एंड देन पूछो। एनीवे जिसमें एक और टॉपिक है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी इनइक्वालिटीज़। तो अगेन बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं, तो मेनली जो मेजरली आपका काम आएगा, अब ये जितने प्रोबेबिलिटी इनइक्वालिटीज़ हैं दे आर ऑल थ्योरम्स। जो प्रोबेबिलिटी इनइक्वालिटी सब थ्योरम्स हैं। सो अगेन आई विल रिकमेंड कि आप थ्योरम्स इनइक्वालिटी पढ़ो, उसको प्रूफ लिखो, प्रूफ देखो क्या है, एंड यू शुड नो हाउ टू प्रूफ दैट थ्योरम। जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ। सो जैसे हम कुछ प्रोबेबिलिटी इनइक्वालिटी की बात करें, इनइक्वालिटीज़ की अगर मैं बात करूं, तो जैसे है ना, ऐसे तो रैंडम वेरिएबल के सेंस में बात करूंगा, तो उसके लिए जैसे हो गया मार्कोव इनइक्वालिटी, या चेबीशेव्स इनइक्वालिटी, या जैसे है जेनसेंस इनइक्वालिटी, है ना। मेजरली ये तीन है ना, अक्सर आते हैं, बाकी है तो बहुत सारे और, जैसे केरनॉफ इनइक्वालिटी है, एक बार स्पेलिंग देखना पड़ेगा, केरनॉफ्स इनइक्वालिटी। सो दिस यू कैन सी। तो मार्कोव इनइक्वालिटी क्या कहता है अगर आप देखेंगे, सो ये कहता है प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू सम k इज लेस देन इक्वल टू ई एक्स अपॉन k फॉर अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल non-negative random variable x and non-negative number k,
ये हो गया। चेबीशेव इनइक्वालिटी क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू मॉड मोर देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, वेयर म्यू इज द मीन ऑफ x एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ x। ये है। जेनसेंस इनइक्वालिटी क्या कहता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, ठीक है, इज मोर देन इक्वल टू g ऑफ एक्सपेक्टेशन x फॉर अ कॉन्वेक्स फंक्शन g। सो x कोई भी रैंडम वेरिएबल है जिसका एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करता है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स इज मोर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स फॉर अ कॉन्वेक्स फंक्शन g। अब ये कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है जी? तो आप अभी के लिए ये देख सकते हो कि अगर डिफरेंशिएबल है तो डबल डेरिवेटिव शुड बी नॉन नेगेटिव, तो बोलेंगे कॉन्वेक्स फंक्शन है, ठीक है। ये केर्नॉफ्स इनइक्वालिटी क्या कहता है? सो दिस सेज तो इसका जो है कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू सम नंबर a इज लेस देन इक्वल टू e की पावर माइनस ए टी इंटू एम जी एफ ऑफ एक्स। सो ये होगा फॉर t इज पॉजिटिव। तो ये है केर्नॉफ्स इनइक्वालिटी कि इसका बाउंड मतलब एम जी एफ के टर्म में आ गया, तो केर्नॉफ बाउंड भी बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ इनइक्वालिटी यू मे राइट बाउंड, है ना। सो जनरली इसका नाम बाउंड से आता है, केर्नॉफ बाउंड। तो इस तरह से बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। देखिए सो दीज आर सम एक्सक्यूज मी इनइक्वालिटीज। सर। हाँ जी, पूछिए जी। सर जैसे पीजी के टाइम पे मैंने बस गुप्ता एंड कपूर बुक रेफर करी थी, जी तो अगर आप कोई बुक बता देते सर। बिल्कुल। तो जैसे गुप्ता जी। कपूर बहुत अच्छी बुक है जो आप ले रहे हैं ना। सो अगर मैं हाँ बताऊं कि जी।